यह कहानी एक ऐसे कपल की है जो अपने एडवेंचर के लिए ऑस्ट्रेलिया के सुनसान रेगिस्तान में ट्रिप पर जाते हैं। लेकिन जल्द ही उनका यह ट्रिप उनकी ज़िंदगी और मौत की जंग बन जाता है। लेकिन फिर आखिर इस सुनसान रेगिस्तान में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन कपल वेड और लिसा को देखते हैं, जो अपने कुछ बेहतरीन पलों को एंजॉय करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक लंबे ट्रिप पर आए हुए हैं। वेड के दिल में लिसा के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और वो इस ट्रिप को उनके रिश्ते का सबसे खास यादगार पल बनाना चाहता है। काफ़ी हिम्मत जुटाकर और एक सही मौका देकर वेड लिसा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन लिसा इस प्रपोजल से साफ साफ मना कर देती है। लिसा उसे समझाती है कि वह वेड से बहुत प्यार तो करती है, लेकिन अभी वह पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। लिसा का यह सीधा सा जवाब सुनकर वेड अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के सपने देख रहा था, वो उसे इस तरह अचानक मना कर देगी। वो एकदम से शांत और उदास हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि वेड लिसा के साथ इस ट्रिप पर काफ़ी दूर आ चुका था और यहाँ से अचानक वापस लौटने का उनके पास कोई तुरंत ऑप्शन नहीं था, इसलिए वेड अपने टूटे हुए दिल और उदासी के साथ ही इस ट्रिप को कंटिन्यू रखने का फैसला करता है। इसके बाद लिसा और वेड अपनी आगे की जर्नी के लिए एक कार को रेंट पर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत सड़कों पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर वेड अपने ज़्यादा अपसेट रहता है और खामोशी से कार को ड्राइव करता रहता है। काफ़ी देर तक ड्राइव करने के बाद जब यह लोग एक खूबसूरत बीच पर पहुंचते हैं तो वेड को इतना ज़्यादा अपसेट और उदास देखकर लिसा को भी अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लिसा उसके पास जाती है और वेड से कहती है, क्यों ना हम अपनी पुरानी सभी बातों और टेंशन को भुलाकर इस पल को और इस खूबसूरत बीच के शांति को एंजॉय करें। वेड भी मन ही मन लिसा की खुशी चाहता था, इसलिए वह लिसा की बात मान जाता है। इसके बाद वह दोनों समंदर के ठंडे और नीले पानी में स्विमिंग करने के लिए उतर जाते हैं। लेकिन इसी स्विमिंग के दौरान समंदर के अंदर तैरती हुई एक खतरनाक जेलीफिश अचानक वेड के पैरों से टकरा जाती है और उसे बहुत ज़ोर से डंक मारकर बुरी तरह से जख्मी कर देती है। जेलीफिश का डंक लगते ही वेड अपने पैर में एक बहुत ही भयानक और तेज़ दर्द महसूस करता है और तुरंत समुद्र के बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह देखता है कि उसके पैर पर एक लाल रंग का गहरा निशान हो गया है। लेकिन कुछ समय आराम करने के बाद जब वेड को तेज़ दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है तो वह उस पैर के जख्म को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अगली सुबह लिसा वेड से कहती है, क्यों ना हम किसी एक ऐसी नई जगह पर चलें जिसके लिए हमने पहले से कोई प्लान न किया था। पहले तो वेड किसी भी अनजान और नई जगह जाने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपने प्लान के मुताबिक ही चलना चाहता था और वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब लिसा बार बार वेड से रिक्वेस्ट करती है तो वह उसे मनाने की कोशिश करती है, तो वेड आखिरकार उसके प्यार के आगे झुक जाता है और इस नई सफ़र के लिए राज़ी हो जाता है। जब अपनी जीपीएस की मदद से लिसा के द्वारा बताई गई उस नई जगह को लोकेशन पता करता है तो उसे देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह जगह उसके मौजूदा लोकेशन से लगभग 32 घंटे की दूरी पर थी। यह एक बहुत लंबा सफ़र होने वाला था, लेकिन क्योंकि वो फैसला कर चुके थे इसलिए अगली सुबह दोनों अपनी कार से पूरे जोश के साथ उस नई जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों के लंबे सफ़र के बाद जब वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही सुनसान और रेगिस्तानी इलाके में प्रवेश करते हैं तो अचानक से उनके सेल फोन का नेटवर्क पूरी तरह से चला जाता है। चारों तरफ सिर्फ लाल रेत, सूखी झाड़ियाँ और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा था। वेड को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि ऑस्ट्रेलिया के इस खतरनाक रेगिस्तानी इलाके से सफ़र करना उनके लिए किसी बड़ी मुसीबत को दावत देना जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि इस रेगिस्तानी और पूरी तरह से बंजर इलाके में इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अगर यहाँ कोई फंस जाए तो उसे मदद मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लंबा सफ़र तय करने के बाद रात होने पर वेड और लिसा आराम करने के लिए रास्ते में एक छोटे से होटल में रुकते हैं।
लेकिन वहाँ रात भर अच्छी नींद लेते हैं और अगली सुबह पूरी एनर्जी के साथ वह दोनों एक बार फिर से अपने इस लंबे सफ़र पर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनका जीपीएस अचानक से एक शॉर्टकट रास्ते को शो करने लगता है और वेड को मेन रास्ते से हटाकर एक टर्न लेने को सिग्नल बार बार दिखाने लगता है। अब क्योंकि वेड काफ़ी घंटों से लगातार कार ड्राइव करके थक चुका था, इसलिए वह बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे जीपीएस के बताए गए उस नए और अनजान रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर आगे जाने पर वह सड़क धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब शुरू हो जाता है। इसके बाद जब जीपीएस एक बार फिर से एक नया टर्न लेने के लिए बोलता है तो वेड को तुरंत यह एहसास हो जाता है कि वह पूरी तरह से अपना सही रास्ता भटक चुके हैं और किसी गलत दिशा में आ गए हैं। लेकिन अब दोनों अपनी मंजिल और मेन सड़क से काफ़ी दूर इस सुनसान रास्ते पर आ चुके थे। यहाँ से वापस मुड़कर जाने का सीधा सा मतलब था कि उनका आज का पूरा दिन और काफ़ी सारा फ्यूल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। वेड और लिसा आपस में काफ़ी देर तक इस बात पर चर्चा करते हैं और फिर वह इसी कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर यह रास्ता किसी मेन सड़क या हाईवे से मिल जाएगा। इसके बाद वह दोनों एक बार फिर से इस अनजान और ख़तरनाक सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कुछ और दूर आगे बढ़ने पर जीपीएस अचानक से वेड को बार बार यू टर्न लेने का सिग्नल देने लगता है। उसे जीपीएस पर बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वह झल्लाते हुए कार को ज़ोर से ब्रेक मारकर रुकता है और तुरंत बाहर आ जाता है। बाहर आकर जब वह चारों तरफ नज़र दौड़ाता है तो उसे बहुत निराशा होती है कि दूर दूर तक किसी भी पब्लिक स्पॉट, घर या इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बंजर ज़मीन और अचानक भयानक सन्नाटा था। अब एक और बड़ी मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। वेड की कार का फ्यूल भी अब लगभग ख़त्म होने वाला था, इसलिए अगर वेड अब बचे हुए थोड़े से फ्यूल में कार को सही डायरेक्शन में नहीं चलाएगा तो वह दोनों ऑस्ट्रेलिया के इस विशाल और जानलेवा रेगिस्तान में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इसलिए वेड सामने दिख रही एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर जाकर आसपास के इलाकों को देखने का डिसाइड करता है, ताकि अगर आसपास कोई पब्लिक स्पॉट या सड़क हो तो उसे पार करके आगे चला जाए। इसके बाद वेड लिसा अपने साथ लेकर उसे ऊंची पहाड़ी की तरफ पैदल ही निकल पड़ता है। वेड को दूर से लग रहा था कि वो लिसा के साथ जिस पहाड़ी की तरफ जा रहा है वो बस थोड़ी ही दूर पर है और वो लोग जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन यह वेड की बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि रेगिस्तान में दूरियाँ अक्सर धोखा देती हैं और वह पहाड़ी वेड और लिसा से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। उस पहाड़ी तक पैदल चलकर पहुँचने में इन्हें पूरी शाम हो जाती है और सूरज ढलने लगता है। ऊपर से देखने पर उन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता या बस्ती नज़र नहीं आती है। निराशा हाथ लगने के बाद वह दोनों वापस से अपनी कार की तरफ नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि इस सुनसान रेगिस्तान इलाके में रात के वक्त ऐसे खुले में रहना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। यहाँ कई तरह के जहरीले जानवर और जंगली जीव घूमते रहते हैं। वेड और लिसा को पहाड़ी से वापस आते आते पूरी तरह से रात हो जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस घने अंधेरे में ही अपनी कार को ढूंढने लगते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक और हर तरह से कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें अपनी कार कहीं भी नहीं मिलती। दरअसल चारों तरफ एक जैसा अंधेरा और एक जैसा रेगिस्तान होने की वजह से वेड और लिसा उस जगह का रास्ता भी पूरी तरह से भटक जाते हैं जहाँ वो अपनी कार को रोका था। अब जैसे जैसे रात और गहरी होती जाती है वैसे वैसे रेगिस्तान की जमा देने वाली ठंड भी तेज़ी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से दोनों हार मानकर एक जगह पर रुक जाते हैं। ठंड से बचने के लिए वह एक दूसरे के करीब सिकुड़ कर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें वेड के चेहरे पर पड़ती है और वह उठता है तो वह देखता है कि उसके पैर पर जिस जगह उस जेलीफिश ने डंक मारा था उस जगह का घाव अब इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस इन्फेक्शन की वजह से वेड को अब चलने में भी बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन वह जानता था कि अगर वह यहाँ रुके तो उनकी जान भी जा सकती है।
इसलिए वह किसी भी तरह अपने उस भयानक दर्द को बर्दाश्त करता है और वह दोनों एक बार फिर से अपनी कार को ढूंढने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। वह पूरा दिन चिलचिलाती धूप और गर्म रेत पर अपनी कार को ढूंढते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पूरे दिन की इस कड़ी मेहनत के बावजूद भी इन्हें अपनी कार नहीं मिलती है और देखते ही देखते एक बार फिर से शाम हो जाती है। वेड और लिसा ने आज पूरा दिन न कुछ खाया था, न ही पानी की एक बूंद पी थी। इस भयानक गर्मी और प्यास की वजह से उन दोनों की हालत अब बहुत तेज़ी से ख़राब होने शुरू हो जाती है। रात होने पर वेड और लिसा एक सुरक्षित सी जगह देखकर वहीं पर सोकर रात बिताने का डिसाइड करते हैं। थकान की वजह से उन्हें जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन जब लिसा गहरी नींद में सो रही थी तो उसी दौरान उसे रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला बिच्छू डंक मार देता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि गहरी नींद और थकावट की वजह से लिसा को इस डंक का जरा भी एहसास नहीं होता और वह सोती रहती है। अगली सुबह जब वेड की नींद खुलती है तो हमेशा की तरह लिसा को जगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफ़ी देर तक आवाज़ देने और हिलाने के बावजूद भी लिसा अपनी नींद से नहीं जागती है। जब वेड थोड़ा पास जाकर और ध्यान से लिसा के चेहरे को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि लिसा के होठ पूरी तरह से नीले और काले पड़े गए हैं और लिसा इस समय एक बहुत ही गहरी बेहोशी की हालत में पड़ी है। लिसा की यह हालत देखकर वेड अंदर से पूरी तरह डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक रात भर में लिसा को क्या हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और लिसा को अपने कंधों पर उठाकर किसी भी तरह अपनी कार को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वेड के पैर का घाव और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इन्फेक्शन की वजह से वो पहले से काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है, लेकिन उसने खुद पिछले 2 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसकी बची खुची एनर्जी भी अब ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वह जल्द ही बेहोश होकर लिसा के साथ ही गर्म रेत पर नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद जब वेड के ऊपर आसमान से एक प्लेन उड़ने की तेज़ आवाज़ आती है तो उस आवाज़ से वेड की अचानक नींद खुल जाती है। वेड अपनी पूरी ताकत लगाकर उठता है और आसमान में उड़ रहे उस प्लेन की तरफ हाथ हिलाकर उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करने लगता है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन वह प्लेन काफ़ी ऊंचाई पर था और पायलट नीचे रेगिस्तान में गिरे हुए वेड को नहीं देख पाता। अपनी आंखों के सामने से ही अपनी आखिरी उम्मीद को ऐसे जाते हुए देखकर वेड बहुत ज़्यादा दुखी होता है और रोने लगता है। इसके बाद वेड आसपास पड़े हुए छोटे छोटे काले पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उन पत्थरों की मदद से रेगिस्तान पर रेत के ऊपर बहुत बड़ा सा SOS लिख देता है, ताकि अगली बार जब वहाँ के आसमान से कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन गुजरे तो वो इस SOS के निशान को आसानी से देखकर रुक जाए और वेड और लिसा को जल्दी से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। 2 दिनों से ना कुछ खाने और ना पीने की वजह से वेड की हालत अब ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो चुका था और उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी होती है। बचने का कोई और रास्ता न देखकर वह अपना ही यूरिन पीने का डिसाइड करता है, ताकि किसी तरह इस बीहड़ रेगिस्तान में कुछ और समय तक सरवाइव कर सके। इसके बाद वेड अपनी यूराइन को कलेक्ट करने के लिए कोई खाली बोतल या चीज़ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वह अपने पीछे रेत पर पत्थरों से निशान भी बनाता गया है, ताकि जब वह वापस लौटे तो रास्ता भटकने के बजाय वापस आसानी से लिसा को ढूंढ सके। वेड के वहाँ से जाने के कुछ ही देर बाद लिसा भी अपनी बेहोशी से वापस आ जाती है। उसे होश आ जाता है, लेकिन जब वह उठने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उस जहरीले बिच्छू के डंक की वजह से उसका एक हाथ ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। अपनी यह हालत देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और घबराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी देर तक रेगिस्तान में खोजने के बाद वेड को आखिरकार अपना वह बैग मिल जाता है जो वह पहले दिन ही कहीं भूल गए थे। उस बैग में उसे एक खाली पानी की बोतल मिल जाती है, जिसके बाद वह उस बोतल में अपनी यूराइन को कलेक्ट करके उसे बिना कुछ सोचे पी लेता है, ताकि कम से कम वो इस जानलेवा रेगिस्तान में थोड़ी देर और देर तक जिंदा रह सके। इसके बाद हम लिसा को देखते हैं
जो होश में आने के बाद वेड को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर बुला रही थी। कुछ समय बाद शाम होने लगती है और लिसा को दूर से खतरनाक भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ें सुनकर लिसा पूरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से उठकर आगे बढ़ जाती है जिस जगह पर वेड उसे सुरक्षित छोड़कर गया था। जब वेड अपना बैग लेकर वापस लौटता है तो उसे वापस उस जगह तक आने में पूरी रात हो जाती है और जब वह उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वह लिसा को बेहोशी की हालत में छोड़कर गया था, वहां पर लिसा को न पाकर वेड पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वह घबराहट में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लिसा को पुकारने लगता है। उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। लिसा अभी उसी जगह से ज़्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए वह वेड की तेज़ आवाज़ को सुन लेती है, लेकिन रात का घना अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वेड उसे किसी डायरेक्शन से बुला रहा था। अब वेड और लिसा दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनकर उस घने अंधेरे में ही एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक कोशिश करने और भटकने के बावजूद भी वह दोनों अंधेरे की वजह से एक दूसरे को नहीं मिल पाते हैं। अंत में थक हार कर वो दोनों अलग अलग ही एक जगह पर बैठ जाते हैं और उसी सूखी ज़मीन पर सोकर अपनी यह भयानक रात बिताते हैं। अगली सुबह जब लिसा सोकर उठती है तो उसकी हालत कल से भी ज़्यादा ख़राब और दयनीय होती है, क्योंकि उसने लगातार 3 दिनों से ना तो कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था। वह मजबूरी में उन्हीं घासों को चबाने लगती है। इसके बाद हम वेड को देखते हैं जो सुबह उठने के बाद काफ़ी देर तक चलने की कोशिश करने के बाद आखिरकार एक कच्ची सड़क पर आ जाता है और उसकी किस्मत इस बार उसका साथ देती है। जल्द ही उसे अपनी वो कार मिल जाती है जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। कार देखकर वेड की आंखों में एक चमक आ जाती है। कार मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कार के अंदर ना तो पानी था ना ही कुछ खाने के लिए सामान बचा था। और सबसे बुरी बात तो यह थी कि वेड ने पहले दिन कार से जाते समय जल्दबाजी में कार के अंदर की लाइट को बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से कार की पूरी बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और यह कार किसी भी हालत में स्टार्ट भी नहीं होगी। यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता न देखकर वेड एकदम से टूट जाता है, लेकिन उसे लिसा की जान बचानी थी, इसलिए वेड अपनी कार का बोनेट खोलता है और वाइपर फ्लूइड पीने का डिसाइड करता है। वह सोचता है कि इस फ्लूइड को पीकर वह अपने विराइन को कलेक्ट कर सकेगा और उसे लिसा को दे सकेगा, ताकि कम से कम लिसा प्यास से न मरे और ज़िंदा बची रहे। फ्लूइड पीने के बाद वो तुरंत एक खाली बोतल लेकर लिसा को ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ता है। अब देखते ही देखते एक बार फिर से शाम ढलने लगती है और रात हो जाती है, लेकिन वेड को लिसा भी नहीं मिलती। इसके बाद हम वेड को देखते हैं जिसको वह जहरीला वाइपर फ्लूइड पीने की वजह से पेट में बहुत भयानक दर्द होना शुरू हो जाता है और वेड दर्द से तड़पते हुए वहीं रेत पर आग जलाकर लेट जाता है। अगली सुबह लिसा उस रेगिस्तान की सूखी घासों और झाड़ियों को खाकर अपना पेट भरने की नाकाम कोशिश करने लगती है, लेकिन लगातार 4 दिनों से पानी न पीने और भयंकर गर्मी की वजह से लिसा को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। उसका सिर घूमने लगता है और वह पूरी तरह से टूटकर एक जगह पर रेत पर लेट जाती है। लिसा को लगने लगता है कि अब उसकी मौत तय है, अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक उसकी नज़र रेत पर बनी हुई एक लाइन पर पड़ती है। यह वही लाइन थी जो वेड के द्वारा उसे ढूंढने के लिए खींची गई थी। उस लाइन को देखकर लिसा के अंदर जीने की एक आखिरी उम्मीद जाग उठती है और वह अपनी बची खुची सारी हिम्मत इकट्ठा करके किसी तरह बहुत मुश्किल से घिसटते हुए उस लाइन को फॉलो करने लगती है। काफ़ी देर तक कड़ी कोशिश करने और दर्द सहने के बाद आखिरकार लिसा उस लाइन के सहारे वेड तक पहुंची जाती है, लेकिन वेड की हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब और नाजुक थी। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था, क्योंकि वाइपर फ्लूइड ने उसके अंदर अंगों को ख़राब कर दिया था। वेड के यह दर्दनाक हालत देखकर लिसा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है
और दुखी होती है। वह अपने उस फैसले पर बुरी तरह पछताने लगती है। उसे वेड से जीत करके इस नई और अनजान जगह पर जाने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए था। अगर वह जीत ना करती तो आज वह दोनों सुरक्षित होते।